हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम यूपी स्पेशल के बारे में पढ़ रहे हैं और अभी तक के लेक्चर्स में हम पेपर वन में जो सिलेबस मेंशन है उसमें जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जियोग्राफी का सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर्स अच्छे भी लग रहे होंगे और आपके लिए यूजफुल भी साबित हो रहे होंगे, इसीलिए हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और यदि आपका कोई सजेशन है, कोई रिकमेंडेशन है और कोई सुधार चाहते हैं आप इसमें, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन दोस्तों, शुरू करने के पहले एक छोटा सा वही निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, उसमें ऑल नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं कि जो ज्योग्राफी का सेक्शन दिया है अपने सिलेबस में पेपर फर्स्ट में, उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन हैं। तो दोस्तों, उसमें सबसे पहला जो टॉपिक मेंशन किया गया है वो है ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज का। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हमारा लेक्चर होगा वो इसी पे होगा, ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज पे। उसके बाद है इसमें क्लाइमेट के बारे में दिया है। क्लाइमेट, आपको उत्तर प्रदेश के क्लाइमेट के बारे में जानना है और उत्तर प्रदेश के सॉइल्स के बारे में जानना है। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, इसमें फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, माइन और मिनरल्स, फिर उसके बाद सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। ये है अपना ज्योग्राफी का सेक्शन जो है पेपर में, सिलेबस में जो ज्योग्राफी का सिलेबस दिया गया है उसका ये पूरा सिलेबस है। तो इसको हम एक एक करके चलिए आज देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उसमें हमको कितनी चीज़ें लिखने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, लेकिन उसके पहले दोस्तों हम थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी के बारे में जान लेते हैं कि इसका विस्तार कैसा है। हालांकि ये कभी पूछेगा नहीं, आपको इस तरह से लिखना नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि आपको ये टाइम भी परमिट करेगा या फिर पेज परमिट करेगा कि आप इसको लिख पाएंगे, लेकिन फिर भी अब जैसे देखिए कि इसका ईस्ट टू वेस्ट जो लंबाई है वो है 650 किलोमीटर का और ये जो लॉन्गिट्यूडनल इसका विस्तार है वो 77.05 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से 84.38 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड तक का इसका जो आप अगर लेंथ का देखेंगे तो ये मिलता है। उसके बाद अगर अगर चौड़ाई की बात करें तो इसमें हमको 23.52 नदर्न लेटीट्यूड से 30.24 नदर्न लेटीट्यूड के बीच में उत्तर प्रदेश का विस्तार है और जिसका कुल टोटल जो चौड़ाई है जिसको आप कह सकते हैं वो है 240 किलोमीटर का। दोस्तों, उसके साथ साथ अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें कि जो इंडिया का टोटल एरिया है उसमें जो उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन है वो है 7.33% का। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रही थोड़ी सी जोग्राफिकल नॉलेज। आपको अगर याद करना है तो ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ये ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, देखिए ह्यूमन रिसोर्स का मतलब ये होता है कि एनी स्टेट और कंट्री हाउ मच पॉपुलेशन हैव एंड द पॉपुलेशन विच इज कंट्रीब्यूटिंग इन द वर्क फोर्स, इसको हम ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। एज सिंपल एज, आसान भाषा में आप यही समझ लीजिए कि उसके पास कितने आदमी हैं जो कि काम कर सकते हैं, स्वस्थ हैं, स्किल्ड हैं, वो हैं उनके ह्यूमन रिसोर्स। और ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने का या फिर ह्यूमन रिसोर्स कितना डेवलप हुआ है उसके पीछे जो फैक्टर्स होता है उसमें सबसे पहला फैक्टर होता है इकोनॉमिक फैक्टर। मतलब ये कि देखिए, अगर आपके पास पैसा होगा, आपके पास धन दौलत होगा, आपके पास कैपिटल होगा, आसान भाषा में अगर इकोनॉमिक्स की भाषा में कहें तो आप क्या कर सकते हैं, आप ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट कर सकते हैं। कैसे? उनके आप हेल्थ पे आप खर्चा कीजिए, हेल्थ की व्यवस्था कीजिए, उनके आप एजुकेशन की व्यवस्था कीजिए, हायर एजुकेशन की व्यवस्था कीजिए। फिर उसके बाद जिस तरह का आपका डिमांड है, जिस तरह की वर्कफोर्स आप चाहते हैं, उस तरह का स्किल्स आप डेवलप करिए लोगों में। तो ये सब इकोनॉमिक फैक्टर होगा क्योंकि इसके पीछे कुछ ना कुछ आपको कास्ट देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कास्ट लगता है। उसके बाद दोस्तों है लीगल सिस्टम आपका कैसा है, ये डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी अगर आपका कोई डिस्प्यूट होता है, कोई परेशानी होती है लोगों को तो कितनी जल्दी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये लीगल सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। जितना बढ़िया लीगल सिस्टम होगा उतना अच्छा ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होगा। उसके बाद दोस्तों पॉलिटिकल सिस्टम है। ऑब्वियसली जो भी चीज़ें होती हैं वो पॉलिटिकल और पॉलिसीज़ के थ्रू ही होती हैं, स्कीम्स के थ्रू ही होती हैं। अगर आपका स्ट्रांग पॉलिटिकल विल है,
और अगर आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो स्टेबल है, कमिटेड है, डेडिकेटेड है, तो आपका जो ह्यूमन रिसोर्स होगा वो अच्छे से डेवलप हो पाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों एजुकेशन सिस्टम, हमने बताया कि हायर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा आपके पास ह्यूमन रिसोर्स होगा। लास्ट वाला जो फैक्टर है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सोशियो कल्चरल एंड एथिकल। देखिए सोशियो कल्चरल एथिकल ये दो तरह से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। पहला ये कि करंट सिचुएशन में, करंट टाइम में आपका सोशल सेटअप कैसा है, आपका कल्चरल डेवलपमेंट कैसा हुआ है, आपका कल्चरल थिंकिंग कैसी है, आइडियोलॉजी कैसी है, और उसके साथ साथ जो आपका बैकग्राउंड है, सोशल बैकग्राउंड है, कल्चरल बैकग्राउंड है, वो कैसा रहा है। देखिए अगर आपका बैकग्राउंड प्रोग्रेसिव है, ठीक है दोस्तों, अगर वो दूरदर्शी है, तो वो जो सोसाइटी होगी उसमें जो लोग होंगे उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा। लेकिन अगर आपका सोसाइटी या फिर आपका कल्चर ऐसा है जो बैकवर्ड लुकिंग है, तो वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो सपोज दैट कि आपको डिजिटल के क्षेत्र में आपको लिटरेसी बढ़ानी है, या फिर डिजिटल स्किल बढ़ाना है, या फिर डिजिटल नॉलेज बढ़ाना है, तो ऐसे लोगों का डेवलपमेंट करना आसान होगा जो कि इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में प्रोग्रेसिवली इसको देखेंगे। लेकिन ऐसे लोग जो हमेशा डरे रहेंगे कि प्राइवेसी का इशू है, या फिर उनका कुछ कुछ नुकसान हो जाएगा, या फिर वो उनको लगता है कि ये सब डेटा जो है गवर्नमेंट ले रही है या फिर कोई अथॉरिटी ले रही है, तो ऐसे ऐसे पॉपुलेशन का डेवलपमेंट थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है दोस्तों, तो जो कल्चरल, सोशल और एथिकल बैकग्राउंड होता है सोसाइटी का, वो भी ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है दोस्तों, खैर आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि जो चैलेंजेज हो सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने में, उसमें दो तरह के चैलेंजेज हो सकते हैं। एक दोस्तों इंटरनल होता है जिसको हम नॉन कम्पिटिटिव चैलेंजेस भी बोल देते हैं। तो इसमें देखिए वही हमने बताया कि बैकग्राउंड डाइवर्सिटी, बैकग्राउंड कैसा है, कैसा कल्चर है, कैसा सोसाइटी है, इथिकल वैल्यूज़ क्या हैं, ये सब मैटर करता है। ये सब चीज़ें उसमें कि कैसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हम कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद एज डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों। ऑब्वियसली अगर आपके पास पॉपुलेशन यंग एज की है और वो काम करने के लिए कमिटेड है, वर्क करना चाहती है, ठीक है दोस्तों, तो ऐसे पॉपुलेशन का डेवलपमेंट करना बहुत ही आसान होता है। उसके बाद जेंडर इशू, जेंडर इशू एक इशू है दोस्तों ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, क्योंकि अगर देखिए अगर आप अपने यहाँ देखिए वर्कफोर्स में तो जो विमेन पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी कम है। क्यों? क्योंकि जो विमेंस का, गर्ल्स का जो डेवलपमेंट होता है अपनी सोसाइटी में वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव टाइप का है, इसलिए जो है जेंडर इशू होता है आपके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। उसके बाद इसको अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं कि एजुकेशनल एंड स्किल इशूज़ है। अगर आपका एजुकेशनल सिस्टम अच्छा नहीं है, स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम चल रहा है उसका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, या फिर उसका अच्छे से यूज नहीं हो पा रहा है, पेपर पे ही केवल काम हो रहा है, तो ऐसे में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद देखिए अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो हेल्दी नहीं है तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, क्योंकि वो हेल्थ ही नहीं उसका ठीक है, तो वो कैसे आपके साथ आ पाएगा। उसके साथ साथ फैमिली और वर्किंग कंडीशन, एक तरफ फैमिली है, दूसरी तरफ वर्किंग कंडीशन है एट द वर्क प्लेस। फैमिली कैसी है, किसी भी अगर सपोज दैट कि कोई मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा ह्यूमन है, कोई ऐसी महिला है जिसका जो स्किल लेने के लिए तैयार है, जो कि एजुकेशन लेने के लिए तैयार है, जो कि हेल्दी भी है, लेकिन उसकी फैमिली उसको परमिट नहीं करती है, तो ऐसे में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना या फिर उस गर्ल का डेवलप करना जो है मुश्किल हो जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों वर्किंग कंडीशन, अगर मान लीजिए कि कंड्यूसिव नहीं है, मान लीजिए कोई गर्ल है और वो काम करना चाहती है और लेकिन ऑफिस में जाती है तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें वहाँ पे नहीं मिलती हैं, और उसके साथ साथ और तरह की इशूज उसके सामने निकल के आते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में वो काम करना पसंद नहीं करेगी। उसके बाद एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशन कैसा है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आप देखिए कि एम्प्लॉई जो होगा वो कुछ अपने राइट्स को चाहता है, कुछ अपनी सोशल सिक्योरिटी चाहता है, उसको अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, अलाउंसेस मिलने चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके साथ साथ गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद अगर दोस्तों डेटा लीक हो रहा है, आपकी प्राइवेसी पे कोई खतरा है, तो ये भी एक इशू है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। उसके बाद देखिए वर्किंग कल्चर, ठीक है दोस्तों, बिहेवियरल और एटीट्यूडनल इशूज़। अब देखिए बिहेवियर और एटीट्यूड, ये दोनों चीज़ें दोनों लोगों के लिए होती हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना चाहता है
और जो ह्यूमन रिसोर्स के रूप में डेवलप होना चाहता है, ये दोनों के लिए दोनों का बिहेवियर, दोनों का एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के साथ कंपेटिबल हों। ऐसा नहीं है कि कोई और कुछ, मतलब आपका जो एम्प्लॉई है वो कुछ और सोच रहा है, वो और कुछ चाहता है, जो आपका एम्प्लॉयर है वो कुछ और सोचता है, कुछ और चाहता है। तो ऐसे समय में ह्यूमन रिसोर्स का डेवलप करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट। यस। तो अब देखते हैं कि हम एक्सटर्नल और कम्पिटिटिव चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसमें ग्लोबलाइजेशन को एक चैलेंज के रूप में लिया गया है। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ता है ऐसे वैसे वैसे ही आपके कंपटीशन बढ़ने लगते हैं। और ऐसे में जो डिमांड होती है, स्किल की जो डिमांड होती है, जो जॉब की डिमांड होती है, जो एम्प्लॉयमेंट की डिमांड होती है, उसका जो नेचर होता है वो चेंज होता रहता है हमेशा। तो ऐसे समय में आप अगर मान लीजिए कि आज अभी हम 4G को डेवलप कर रहे हैं, 4G का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, लेकिन कल को 5G आ जा रहा है, तो हमको फिर से नए ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए। तो ये एकदम साधारण सा एग्जाम्पल है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल जो क्षमता है, अभी आप वही वाला एग्जाम्पल लेके देख लीजिए कि आज हम 4G पे काम कर रहे हैं। अच्छा, इस तरह से देख लीजिए कि आपका 4G भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है और दुनिया 5G की तरफ मूव कर रही है। उसके बाद मैनेजिंग चेंजेज, दोस्तों इसमें दो तरह का एग्जांपल आप लेके समझ सकते हैं। एक तो गवर्नमेंट कंपनीज़ में जो मैनेजिंग है, गवर्नमेंट चीज़ों में जो मैनेजमेंट है वो चेंज होता रहता है। ट्रांसफ़र हो गया ऑफिसर का, या फिर पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट में है वो चेंज हो गई। तो ऐसे सिचुएशन में जैसे जैसे मैनेजमेंट चेंज होता रहेगा, वैसे वैसे ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट्स, उनके जो अपेक्षाएं होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो सब चेंज होते रहते हैं। उसी तरह से मैनेजिंग चेंजेज इस तरह से और भी हो सकता है कि सपोज दैट कि कोई मैनेजर है जो एम्प्लॉयर है, जो आम लोग वहाँ पे काम करने वाले हैं, उनको सबको साथ में लेके चलता है। सबकी चीज़ों को, सबके आइडियाज़ को सुनता है और उसको इनकॉर्पोरेट करता है अपने मैनेजमेंट में। लेकिन मान लीजिए कोई मैनेजिंग सिस्टम ऐसा आ जाए कि जिसमें जो एम्प्लॉई है उसको बाहर रख दे, खुद एमडी सीईओ अकेले डिसीजन ले रहा है, तो ऐसे में ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। उसके बाद डिपेंड करता है कि रिस्पॉन्सिव कितना है गवर्नमेंट आपकी। ठीक है दोस्तों, कि मान लीजिए किसी कोई नीड है, कोई आवश्यकता है लोगों को, देश के लोगों को या स्टेट के लोगों को, और गवर्नमेंट उसको कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, टाइम पे उसको रिस्पॉन्स कर रही है कि नहीं, जो आवश्यकताएं अपेक्षाएं हैं उसको वो पूरा कर रही है कि नहीं। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस होता है। अगर रिस्पॉन्सिवनेस अच्छा होगा, गवर्नमेंट जल्दी रिस्पॉन्स करेगी और एडिक्वेट मैनर में रिस्पॉन्स करेगी, तो ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना बहुत ही आसान हो जाता है। उसके बाद दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, कास्ट एंड कैपिटल कंस्ट्रेंट्स। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैपिटल नहीं है, तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, आपके पास प्लानिंग है, सब कुछ बेहतर है, लेकिन फिर भी आप उसको डेवलप नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रहा कि ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट में कौन कौन से चैलेंजेज आ सकते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि फिर भी जो भी हमारे पास संसाधन है, जो भी रिसोर्सेज हैं, उससे हम कैसे ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो HRD होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है, उसका पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्चुअली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट चाहता क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इसके विजन्स क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले देखिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस इन विच एम्प्लॉइज ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन आर रिकॉग्नाइज्ड एज ए ह्यूमन रिसोर्स। सबसे पहला जो ह्यूमन रिसोर्स का ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब ये कि ये अपने जो भी इसके पास रिसोर्स हैं, जो भी इसके पास एम्प्लॉइज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास, वो उनको रिसोर्स के रूप में देखता है। देखिए दोस्तों, जब तक कोई भी चीज़ को हम रिसोर्स के रूप में नहीं देखेंगे, तब तक हम उसका महत्व नहीं समझ पाएंगे, और महत्व नहीं समझ पाएंगे तो हम उसको डेवलप करने की कोशिश नहीं करेंगे। उसके बाद दोस्तों, इट हेल्प्स द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप दियर जनरल कैपेबिलिटीज़। इसमें बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कैपेबिलिटी डेवलप करने की ज़रूरत नहीं होती है। सपोज दैट कि आप शुगर मिल का काम कर रहे हैं, तो आप ऐसे लोगों को खोजेंगे, ऐसे लोगों की तलाश करेंगे कि जो कि शुगर मिल में काम करने के लिए कंपेटिबल हैं। ठीक है दोस्तों, और उसी के अनुसार उनका जो जनरल कैपेबिलिटी है, जो जनरल क्षमताएं हैं, सामान्य क्षमताएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं क्षमताओं को डेवलप करने की कोशिश करेगा। उसी तरह से अगर आप ले लीजिए कोई कॉटन इंडस्ट्री है, या फिर कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो वहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के हिसाब से लोगों का स्किल डेवलप करने का कोशिश करेगा और उनकी क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है दोस्तों,
उसके साथ साथ थोड़े बहुत वो फ्यूचर को लेकर के भी चलता है कि आने वाले समय में किस तरह के स्किल की हमको ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये नहीं कि देखिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब यही नहीं होता है कि आप एजुकेशन दे दीजिए, स्किल कर दीजिए, हायर स्किल दे दीजिए, हायर एजुकेशन दे दीजिए, R&D करवा दीजिए। ये सब चीज़ें तो होती ही हैं हायर लेवल पे, लेकिन छोटे छोटे लेवल पे भी अगर आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं एम्प्लॉय का, आप अगर लोगों का इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो वो भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है। उसके बाद दोस्तों, इट एम्फसाइज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेबिलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू आल्सो डोंट फॉरगेट टू राइट दिस इन योर आंसर। देखिए, जो जो भी कैपेबिलिटी है, जो भी स्किल है, हम उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करें, उसको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करें। सपोज दैट कि कोई व्यक्ति है जो कि केवल पढ़ना जानता है, ठीक है, लेकिन उसको और काम नहीं आता है, तो उसको उसी हिसाब से काम दीजिए कि जहाँ पे वो अच्छा कर सके। सपोज दैट कि कोई व्यक्ति है जो अच्छा बोलना जानता है, तो उसको उस तरह से काम दीजिए जहाँ पे बोलने वाला काम हो, जहाँ पे वर्ड डिलीवरी का काम हो। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे प्रोसेस को भी हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में इंक्लूड करते हैं कि जो भी इंडिविजुअल है उसकी जो भी कैपेबिलिटी है हम उसको बेस्ट मैनर में यूटिलाइज कर लें। उसके बाद दोस्तों, इट हेल्प्स इन द एस्टेब्लिशिंग आर डेवलपिंग बेटर इंटरपर्सनल रिलेशंस। ठीक है दोस्तों, उसके साथ साथ जो इंटरपर्सनल रिलेशन है उसको भी हम अच्छा मेंटेन करने की, अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। इट स्ट्रेसेस ऑन डेवलपिंग रिलेशनशिप बेस्ड ऑन हेल्प, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, कि जब तक आप एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तब तक आप लाख स्किल्ड हो, बहुत ही क्वालिटी हो आपके अंदर, आप कितना भी इंटेलिजेंट हो, उस ऑर्गेनाइजेशन का भला नहीं होने वाला है। इट प्रमोट्स टीम स्पिरिट। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स में ये भी इंक्लूड है कि आप टीम स्पिरिट को डेवलप कीजिए। उसके बाद इट ट्राइज टू डेवलप competencies at the organization level. It stresses on providing healthy climate। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हेल्दी क्लाइमेट फॉर द डेवलपमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपका एटमॉस्फेयर काम करने के लायक नहीं है, तो आपके स्किल्ड और ट्रेंड जो एक्सपर्ट वर्कर्स हैं वो भी काम नहीं कर पाएंगे। सपोज दैट कि कोई ऑफिस है, ऐसा ऑफिस है जहाँ पे लोग 10 से 5 रहते तो हैं, लेकिन वो 10 से 2 सोते हैं और 2 से 5 वो थोड़ा बहुत काम करते हैं, उसके बाद घर चले आते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई टैलेंटेड है, कोई कमिटेड है, कोई काम करना चाहता है व्यक्ति, तो वो भी काम नहीं कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का प्रोसेस है, ये एक इंटर डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट है। मतलब इसमें कोई एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं होती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, और हमको सारी चीज़ों पे फोकस करना होता है। फॉर एग्जांपल कि उसकी सोशियोलॉजी, ठीक है, सोशियोलॉजी, फिर साइकोलॉजी, फिर इकोनॉमिक्स, इन सबको हम एक साथ जब हम कंसीडर करते हैं और एक साथ इनको हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। उसके बाद इट फॉर्म्स एन एम्प्लॉय वेलफेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर एम्प्लॉय आपका खुश नहीं है तो वो काम नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। ठीक है दोस्तों, वर्किंग की जो क्वालिटी है और उसका जो लाइफ है, उन दोनों को भी, उन चीज़ों को भी हम स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद ट्राइज टू एग्जामिन आइडेंटिफाई एम्प्लॉय नीड्स एंड मीटिंग देम टू द बेस्ट पॉसिबल वे। ठीक है दोस्तों, सबसे उसके बाद जो है क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है आपका, उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है दोस्तों, उसके क्या नीड्स हैं, वो सब आइडेंटिफाई करके जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है वो क्या करता है, उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है अपने बेस्ट पॉसिबल वे में। उसके बाद लास्ट में आप ये लिख सकते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, ये एक कंटिन्यूअस और सिस्टमेटिक लर्निंग प्रोसेस है। ये कभी दोस्तों देखिए, ये कभी पूरा नहीं किया जा सकता। आज अगर आप कुछ लेवल पे डेवलपमेंट कर दिए हैं, तो कल सिचुएशन चेंज हो जाएगी, कल की आवश्यकताएं चेंज हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो उस हिसाब से आपको फिर से ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना पड़ेगा। तो इस तरह से यह कहा जा सकता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअस लर्निंग सिस्टम है। लर्निंग सिस्टम इसलिए क्योंकि लर्निंग सीखना उनको भी है जो सिखाते हैं। मतलब कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का हेड है उसको भी सीखना पड़ेगा, तभी वो अपने एम्प्लॉय को सिखा पाएगा। तो हमेशा जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का प्रोसेस है, ये एक लर्निंग प्रोसेस है। दोस्तों, अगर ये सब चीज़ें जो हैं, इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, इसके बारे में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले कि स्ट्रॉन्ग और कमिटेड पॉलिटिकल विल होना चाहिए। बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के कुछ नहीं हो पाएगा। तो जो पॉलिटिकल हमारा
पॉलिटिकल पीपल हैं, या फिर जो सीधी भाषा में कहें तो आप जो गवर्नमेंट है उसको कमिटेड होना पड़ेगा, कमिटेड एफर्ट डालना पड़ेगा, डेडिकेटेड होना पड़ेगा। उसके बाद मेकिंग इफेक्टिव, रिलेवेंट एंड नीड बेस्ड पॉलिसीज एंड स्कीम। केवल दोस्तों वोट बैंक के लिए आप पॉलिसीज़ मत बनाइए, ऐसे पॉलिसीज़ बनाइए जो इफ़ेक्टिव हो, जो रिलेवेंट हो, जिसकी ज़रूरत हो, ठीक है, उसके बेस पे ही आप अपनी पॉलिसीज़ बनाइए और उसको एग्जीक्यूट कीजिए। उसके साथ साथ दोस्तों सोशल सिक्योरिटी का प्रोविज़न होना चाहिए आपके हर ऑर्गेनाइजेशन में। वहाँ का जो वर्किंग कंडीशन होना चाहिए वो हेल्दी होना चाहिए, उसको हेल्दी बनाइए। फिर उसके बाद जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं उनको उनका कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करने की कोशिश करना चाहिए। फिर उसके बाद फोकस ऑन द हेल्थ एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट, मतलब ये कि गवर्नमेंट को फोकस होना चाहिए कि जो हेल्थ इश्यूज़ हैं लोगों के पास वो ख़त्म हो और लोग हायर एजुकेशन को प्राप्त कर सके, हायर एजुकेशन के लिए उनको व्यवस्था करनी चाहिए। उसके बाद रिलेवेंट स्किल डेवलपमेंट दोस्तों, केवल अब आप सोचिए कि 21st सेंचुरी में अगर आप रेडियो बनाना सिखा रहे हैं तो वो कितना रिलेवेंट है, लेकिन अगर आप 21st सेंचुरी में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप करने का स्किल डेवलप कर रहे हैं तो वो कितना रिलेवेंट है, दोनों में आप अंतर समझ सकते हैं। तो जो रिलेवेंट है वह उसी टाइप का स्किल डेवलपमेंट आप करिए। फिर उसके बाद प्रमोशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग कंसेशनल सब्सिडी बेस्ड लोन प्रोविजंस। देखिए दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि कुछ टैलेंटेड व्यक्ति हैं जो स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, कुछ शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनको पैसे की कमी होती है। ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए और कुछ उनको सब्सिडी बेस्ड लोन देना चाहिए, ठीक है, इंटरेस्ट सबवेंशन देना चाहिए, कुछ ऐसे प्रोविजंस करने चाहिए ताकि उनको कैपिटल मिल सके और वो अपना बिजनेस शुरू कर सकें। तो ऐसे में क्या होगा कि जो मोराल होगा सोसाइटी का वो बहुत ज़्यादा इन्हांस होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो इससे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति सक्सेस होता है तो दूसरा व्यक्ति भी उसी डायरेक्शन में उस चीज़ को सोचेगा और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। उसके साथ साथ विमेन सेफ्टी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जिस तरह से हमारा वर्किंग सिचुएशन और नीड चेंज हो रहा है दोस्तों, आने वाले समय में हम विमेन जो वर्क फोर्स होगी वो बढ़ती जाएगी, हमेशा उसको हम बढ़ाने का प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे सिचुएशन में अगर उनका सिक्योरिटी का एश्योरेंस नहीं होगा गवर्नमेंट की तरफ से तो जो हमारा वीमेन वर्क फोर्स है उसका पार्टिसिपेशन डे बाय डे कम होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रही बात हमारा ह्यूमन रिसोर्स की। अब आगे बढ़ते हैं कि अब तो और भी चेंज हो रहा है, वर्किंग फ्रॉम द होम कल्चर को हमको डेवलप करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब जैसे इस समय आप देख लीजिए पैंडेमिक का सिचुएशन है, ज़्यादातर लोग घर से ही काम करना चाहते हैं और उनको करना भी है घर से काम। तो ऐसे हमको एटमॉस्फेयर डेवलप करना है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में परिवर्तन करने हैं ताकि लोग घर से काम कर सकें। पहले क्या था कि ऑर्गेनाइजेशन के लोग एम्प्लॉई जो है ऑफिस में जाना उनको ज़रूरी होता है, ऑफिस में उनको जाना ही पड़ता है। तो अभी वो शिफ्ट हो रहा है कि ऑफिस को इस तरह से डिज़ाइन किया जाए, ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से डिज़ाइन किया जाए ताकि लोग घर से काम कर सकें। और इसके लिए ज़रूरत क्या है दोस्तों कि डिजिटल लिटरेसी, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस शुड बी प्रमोटेड, ऑनलाइन बिजनेस करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और उसके लिए आपको डिजिटल लिटरेसी और इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होगी। तो गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों पे भी फोकस करने की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा पूरा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स। दोस्तों ये ह्यूमन रिसोर्स ये यूपी स्पेसिफिक नहीं है, आप जितने भी पॉइंट्स हमने बताया, जितने भी चीज़ें हम लोग डिस्कस किए हैं, ये सब जनरल पॉइंट्स हैं, कॉमन चीज़ें हैं। ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, किसी भी पेपर में आता है, फर्स्ट पेपर में आता है, सेकंड पेपर में आता है या फिर थर्ड पेपर में आता है, तो ये सब सारे जो है कॉमन पॉइंट्स हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड पेपर में, इवन इसको फोर्थ पेपर में भी या फिर एएसए में भी आप अपना यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ उत्तर प्रदेश। दोस्तों जो नेचुरल रिसोर्स वाला पोर्शन है इसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इसमें सबसे पहले हम फॉरेस्ट रिसोर्स, उत्तर प्रदेश का फॉरेस्ट रिसोर्स, उत्तर प्रदेश का वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, उत्तर प्रदेश में जो मिनरल्स हैं और उत्तर प्रदेश में जो वाटर रिसोर्स है, इसकी हम बात करेंगे। दोस्तों एनर्जी रिसोर्स और लैंड रिसोर्स डायरेक्टली मेंशन नहीं है अपने सिलेबस में, तो यहाँ पे हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अगर हमारा टाइम हमको परमिट करेगा तो इसको हम थर्ड पेपर के इशूज़ को जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तो वहाँ पे हम इसको तो वहाँ पे हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक एक करके हम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेस्ट रिसोर्स की। दोस्तों अगर हम फॉरेस्ट रिसोर्स की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश का फॉरेस्ट कवर एरिया है टोटल, वो उत्तर प्रदेश के टोटल एरिया का 6.88% है, जो कि बहुत ही कम है। क्योंकि जो फॉरेस्ट पॉलिसी है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की, उसमें ये कहा गया है कि हम 33% अपना जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है
उसका 33% हम फॉरेस्ट कवर रखेंगे। लेकिन ये बहुत ही कम है, इसीलिए देखिए जहाँ जहाँ पे एक्सेप्शंस होते हैं, जहाँ जहाँ पे अपवाद होते हैं दोस्तों, क्वेश्चन वहीं से बनने का चांस होता है। तो ये बहुत ही कम है, इसलिए हमको फॉरेस्ट रिसोर्स पे तैयार रहना चाहिए। इवन देखिए ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, आप फॉरेस्ट के बारे में हमेशा पढ़ते हैं, तो इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। और मैं होप करता हूँ कि आपको इस आर्टिकल से, इस वीडियो लेक्चर से आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा लिखने में, क्योंकि हमारा जो मटेरियल होता है दोस्तों ये बहुत ही सिंपल और सादा सादा होता है कि आप अगर एक बार पढ़ लिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स। फॉरेस्ट रिसोर्स का हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो देखिए कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। दोस्तों फोटोसिंथेसिस होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, जिससे हमारा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है और जो पोल्यूशन होता है वो कम होता है, और ये हमको फ्रेश एयर देते हैं ब्रीथ करने के लिए। उसके बाद दोस्तों जितना अच्छा वेजिटेशन होता है, सॉइल का कंजर्वेशन उतना अच्छा हो सकता है। फिर उसके बाद वाटर साइकिल और कंट्रोल ऑफ मॉइस्चर लेवल में भी जो फॉरेस्ट होते हैं उनका अच्छा खासा रोल होता है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ऑब्वियसली वाइल्ड लाइफ जो होता है वो जंगलों में ही होता है, तो उनका कंजर्वेशन होता है, जंगल होगा तो वो भी होंगे। फिर उसके बाद बहुत सारे डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज होते हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज का। डोमेस्टिक में आप फायर वुड को देख लीजिए, ठीक है दोस्तों, या फिर घर बनाने में, या फिर छोटे मोटे जो झोपड़ी वोपड़ी लोग बना के रहते हैं उसमें भी इनका यूज होता है। उसके बाद इंडस्ट्रियल यूज होता है, टिम्बर्स का हम इंडस्ट्रियल यूज करते हैं पेपर मेकिंग में, या फिर अन्य कामों में भी हम इंडस्ट्रियल यूज करते हैं। उसके बाद दोस्तों सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। सोशल इंपॉर्टेंस क्या होता है दोस्तों कि कभी कभी आप देखते होंगे कि फॉरेस्ट की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे पौधे होते हैं, पीपल, नीम, ये सब चीज़ें होती हैं, इनकी हम पूजा करते हैं, तो इनकी एक सोशल वैल्यू है, रिलीजियस वैल्यू है। उसके साथ साथ देखिए दोस्तों कल्चरल है, हम बहुत सारे फेस्टिवल्स रखते हैं फॉरेस्ट को लेकर के, फॉरेस्ट के ऊपर, तो वो हमारा कल्चरल इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के रूप में देखते हैं दोस्तों कि छोटे छोटे जो माइनर प्रोड्यूसेस हैं फॉरेस्ट के, उसको जो फॉरेस्ट में रहने वाले या फॉरेस्ट के आसपास रहने वाले जो लोग होते हैं उसको बेच के अपना कुछ पैसा कमाते हैं, तो उनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो जाता है। उसके बाद दोस्तों मेडिसिनल इंपॉर्टेंस, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसको हम मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं, तो फॉरेस्ट का जो मेडिसिनल यूज है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें फॉरेस्ट का क्या सिचुएशन है। तो जो फॉरेस्ट टाइप है दोस्तों उत्तर प्रदेश का वो मेनली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, और इस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और जो पहला कैटेगरी है वो है ट्रॉपिकल वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है दोस्तों। तो इसका जो विस्तार है ये देखिए तराई वाला क्षेत्र है, ठीक है, तराई वाला और भाबर वाला क्षेत्र है, ये इसका विस्तार है। ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे 100 से 150 सेंटीमीटर का रेनफॉल होता है, ये वो वाला एरिया है जहाँ पे ट्रॉपिकल वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और इसमें जो मेन पौधे होते हैं, जो मेन प्लांट्स हैं, वो है साल है, बेर है, महुआ है, सेमर है, ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो दूसरा कैटेगरी है वो है हमारा ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, ठीक है, एक हमारा वेट डेसिडुअस है, दूसरा ड्राई डेसिडुअस है। और ये एक मतलब इस कंटिन्यूअस नहीं है, ये कुछ इसका पोर्शन ईस्टर्न क्षेत्र में पाया जाता है, कुछ मिडिल क्षेत्र में पाया जाता है प्लेन में, और फिर उसके बाद कुछ वेस्टर्न यूपी में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो रेनफॉल होता है वो 50 टू 75 सेंटीमीटर का रेनफॉल होता है, और इसमें अमलतास, साल, बेल और अंजीर ये सब इसके मुख्य पौधे हैं। उसके बाद जो तीसरा कैटेगरी है वो है ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट का। ठीक है दोस्तों। ये ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होता है, और इसमें जो मुख्य पौधे हैं वो हैं एकेसिया का है, कत्था का है, यूफोरबिया है, ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। ये सब जनरल नॉलेज है, और इसको अगर आप मेंशन कर देते हैं, अगर फॉरेस्ट के रूप में पूछा जाता है उत्तर प्रदेश के बारे में, तो अगर आप इसको एक ऐसे स्केच के रूप में अगर इमेज ड्रा करके आप इसको ड्रा करके शो कर देते हैं, तो ये बहुत ही इफेक्टिव होगा आंसर में नंबर को गेन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें अब हम देखते हैं कि जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसके क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन है एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। दोस्तों आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं कि आप अपने बचपन को याद करिए और आज का टाइम याद करिए। तो आज आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लैंड्स हैं जहाँ पे पहले मान लीजिए फॉरेस्ट नहीं था। मैं एकदम जनरल एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ कि मान लीजिए फॉरेस्ट नहीं था, लेकिन छोटी छोटी झाड़ियाँ थी, ठीक है, कटीले कुछ पौधे थे, वो सब अब अगर आप देखिए तो अब आपको नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसको हटा करके काट पीट के क्या कर दिया गया है, वहाँ पे एग्रीकल्चर किया जा रहा है। तो ये क्या है? लॉस ऑफ
डिफॉरेस्टेशन। फिर उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ कल्टीवेशन ऑन द हिल टॉप्स। आप अगर जो तराई क्षेत्र है वहाँ पे जो हिल्स हैं, जो चीज़ें हैं, आप देखिए कि उसके ऊपर तक लोग जा कर के खेती कर रहे हैं। अगर ऊपर जा कर के खेती कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बिना क्लियर किए फॉरेस्ट को वो खेती नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद कैटल रैंचिंग, ठीक है, फायरवुड कलेक्शन, पौधों को काटा जाता है फायरवुड के लिए, घर में लकड़ी जलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद टिम्बर हार्वेस्टिंग, टिम्बर के लिए काटा जाता है, शीशम, सागौन, ये सब चीज़ें जो होती हैं उसको काट के लोग यूज करते हैं। फिर उसके बाद शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसको हमने दोस्तों यहाँ पे इंक्लूड जरूर किया है, लेकिन यूपी में शिफ्टिंग कल्टीवेशन का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है डिफॉरेस्टेशन में, तो इसको आप लिख भी सकते हैं, अगर ना भी लिखें तो ज़्यादा बेटर है। फिर उसके बाद फॉरेस्ट फायर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो फॉरेस्ट हैं अब है ही नहीं है ज़्यादा, 6.88% तो पूरा है, तो इसलिए फायर का जो इशू है वो थोड़ा सा कम है। लेकिन टिम्बर ट्रैफिकिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, लोग इलीगल तरीके से फॉरेस्ट को काटते हैं और उसको बेचते हैं, तो ये सब कारण है जो डिफॉरेस्टेशन के कारण हैं अपने यहाँ फॉरेस्ट के लिए। अब हम फॉरेस्ट का कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला, एफॉरेस्टेशन एंड रीफॉरेस्टेशन। दोस्तों ये दो वर्ड हैं, दो वर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि आप न्यूली, कोई लैंड है, कोई नया ज़मीन है, उस पर आप पौधों का रोपण कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, तो उसको हम एफॉरेस्टेशन बोलते हैं। रिफॉरेस्टेशन ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं जहाँ पे पहले फॉरेस्ट था, किसी कारण से वो ख़त्म हो गया और वहाँ पे फिर से प्लांटिंग की जा रही है, तो उसको हम रिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों क्या किया जा सकता है कि प्लांटेशन ऑफ ट्रीज एलॉन्ग द रोड्स, रेलवे लाइन, रिवर, कैनाल बैंक, एलॉन्ग द लेक्स एंड पॉन्ड्स। जो भी लेक्स, पॉन्ड्स, रेलवे लाइन, रोड लाइन्स हैं, उनके किनारे किनारे आप क्या करिए, प्लांटिंग करिए। आप इसको देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारा काम भी किया है। आपको बहुत सारे रोड्स के किनारे, कैनाल्स के किनारे, रिवर्स के किनारे, पॉन्ड्स के किनारे आपको जो है ट्रीज प्लांटेशन मिल जाएगा। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन बेल्ट्स इन द अर्बन एरियाज एंड प्लांटेशन ऑफ ट्रीज ऑन द कम्युनिटी लैंड। ठीक है दोस्तों, तो ग्रीन बेल्ट क्या होता है दोस्तों कि कोई अर्बन एरिया है, मान लीजिए ये अर्बन एरिया है, तो इसके चारों तरफ कुछ एरिया में ले जाके प्लांटेशन कर दीजिए, ग्रीन बेल्ट उसको बोलते हैं। इससे क्या होता है कि एक तो जो फिजिकल एक्सपेंशन है सिटी का वो कम हो जाता है, और जो सिटी का पोल्यूशन है वो भी जो है कम हो जाता है। और उसके साथ साथ जो भी कम्युनिटी लैंड है उस पर आप फॉरेस्टेशन कीजिए, ट्रीज़ को प्लांट कीजिए। फॉर एग्जांपल आप पार्क्स डेवलप कर दीजिए अर्बन एरिया में, तो जो पार्क एरिया होता है उसको हम कम्युनिटी लैंड बोलते हैं, और उस पर जो ट्रीज व्रीज लगाए जाते हैं इसको हम फॉरेस्टेशन के रूप में देखते हैं। उसके बाद प्लांटेशन ऑफ कम्युनिटी फॉरेस्ट ऑन द ग्राम सभा लैंड। ये तो देखिए, ये कम्युनिटी लैंड की बात तो हमने मान लीजिए शहरों में कर लिया। गांव में क्या करिए कि जो ग्राम समाज ज़मीन है, ग्राम समाज का जो लैंड है, उस पर आप क्या करिए, कम्युनिटी फॉरेस्टिंग करवाइए। उसमें जो है आप सोशल फॉरेस्टिंग करवा सकते हैं, सोशल फॉरेस्ट्री। उसके साथ साथ आप जो ज़मीन है, जो किसानों की ज़मीन है, उसमें आप क्या करिए, एग्रो फॉरेस्ट्री को भी आप बढ़ावा दीजिए। इससे देखिए दोस्तों दो फायदा होगा, एक तो हमारा फॉरेस्ट कवर बढ़ेगा, और दूसरा जो किसानों का इनकम होगा वो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। केवल वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड ना हो करके जो फॉरेस्ट्री है उसके साथ साथ जो वो पौधे लगाएंगे उससे भी उनकी कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। उसके बाद इंक्रोचमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन फॉरेस्ट शुड बी मेड पनिशेबल। मान लीजिए कोई फॉरेस्ट को काट करके एग्रीकल्चर कर रहा है, तो उसको क्या करिए, आप पनिशेबल अफेंस बना दीजिए। फिर उसके बाद रूरल पॉपुलेशन शुड बी प्रोवाइडेड अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ द फ्यूल वुड एंड वुड बेस्ड प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, आप उनको गैस प्रोवाइड करवाइए, या फिर आप गोबर गैस की व्यवस्था करवाइए, बायोगैस की व्यवस्था करवाइए। इस तरह से उनको अल्टरनेटिव दीजिए कि वो फायरवुड को छोड़ करके, लकड़ी को छोड़ करके अन्य व्यवस्थाओं से अपना जो है एनर्जी का काम पूरा करें। उसके बाद द डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज शुड बी सो प्लान टू काज मिनिमम डैमेज टू फॉरेस्ट इकोसिस्टम। जो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, जो माइनिंग कर रहे हैं, उसको इस तरह से आप डेवलप कीजिए, इस तरह से उसको मैनेज कीजिए, डिज़ाइन कीजिए, ताकि जो हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसको कम से कम लॉस हो। उसके बाद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द कंजर्वेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जब तक देखिए दोस्तों टॉप टू बॉटम अप्रोच होगा, तब तक आपका जो भी कंजर्वेशन एफर्ट होगा वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन अगर लोकल कम्युनिटी का आप पार्टिसिपेशन इंश्योर कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि जो लोकल पॉपुलेशन है, एक तो वो वहाँ के बारे में जानता है, वहाँ की चीज़ों को अच्छी तरह से समझता है, तो जो उसका रोल होगा वो काफ़ी अच्छा इफेक्टिव होगा, नॉलेज बेस्ड और इन्फॉर्मेशन बेस्ड मैनेजमेंट होगा। अगर आप लोकल पीपल को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन में आप लोकल जो कम्युनिटी है उनको ज़रूर से ज़रूर इन्वॉल्व करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब अगला जो हमारा रिसोर्स है वो है हमारा वाइल्ड लाइफ का। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों वाइल्ड लाइफ में आप क्या पूछ सकता है क्वेश्चन कि वाइल्ड लाइफ रिसोर्स अपने यहाँ कैसा है,
और इसको कंजर्व करने का या फिर इसका जो लॉस हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और इसको कंजर्व करने का हम कंजर्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पे आप क्या करिए, मैप बना करके कुछ नेशनल पार्क, ठीक है दोस्तों, कुछ जो वन्य जीव विहार हैं या फिर जो बर्ड सेंचुरीज हैं, उनको आप मैप पे दिखा दीजिए। यहाँ पे तो हम 4-6 लिए हैं, आपको जितना भी याद हो आप उसको फटाफट ड्रॉ करके वहाँ पे शो कर दीजिए, और उसके बाद सीधा आ जाइए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे। ठीक है दोस्तों, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में जो चैलेंजेज हैं, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं कि वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने में हमको क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, और क्यों हमको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करना है, या फिर वाइल्ड लाइफ को क्यों नुकसान हो रहा है। तो इसमें देखिए सबसे पहला ये है कि रोड रेलवे लाइंस इनसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरिया जो है उसके अंदर हम रोड और रेलवेज का डेवलप करते हैं। अनकंट्रोल्ड पासेज ऑफ हैवी व्हीकल्स ड्यूरिंग द नाइट टाइम। ठीक है दोस्तों, तो हैवी व्हीकल्स जो हैं वो अगर नाइट टाइम में उस रास्ते से पास होते हैं तो वो आवाज़ करते हैं, जिससे डिस्टर्ब होता है वाइल्ड लाइफ और उनका एक्सटेंशन होता है, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। फिर उसके बाद मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, जो भी वाइल्ड लाइफ होता है अगर वो बाहर निकलता है या फिर उस तरह से कोई अंदर जाता है वहाँ पे, तो मैन और एनिमल का कन्फ्लिक्ट होता है, और इसमें जो है एनिमल्स का लॉस होता है क्योंकि लोग उसको मार देते हैं। फिर उसके बाद थ्रेट फ्रॉम द इन्वेजिव स्पीसीज़, जो बाहरी स्पीसीज़ हैं उनसे खतरा है क्योंकि वो म्यूटेशन ले आते हैं। ठीक है दोस्तों, और कंपटीशन करते हैं, इससे जो हमारा नेटिव पॉपुलेशन होता है वाइल्ड लाइफ का उसको क्या होता है, खतरा होता है। उसके साथ दोस्तों जो है वो है हैबिटाट लॉस, मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हैबिटाट लॉस धीरे धीरे जो है फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, लोग उसको क्लियर करते जा रहे हैं, उसको काट के कुछ और काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, माइनिंग हो रहा है, तो ऐसे में उनका क्या हो रहा है, हैबिटाट लॉस और फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। उसके बाद लैक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन पावर फॉर द मॉनिटरिंग मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा या फिर जो भी मैन पावर है वो सफिशियंट नहीं है, ना तो वो अच्छे से मॉनिटरिंग कर पाते हैं, ना तो वो अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, और ना ही जो प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ एरिया है उसकी आवश्यकताओं और क्षमताओं को समझ पाते हैं। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर की कमी है इसको हमको दूर करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों हमने बताया कि नो बॉटम अप अप्रोच एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी। हमारा जो भी एफर्ट अभी तक हमने देखा है गवर्नमेंट के द्वारा, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें जो ग्राम सभा है या फिर जो लोकल कम्युनिटी है उनका पार्टिसिपेशन ना के बराबर होता है। वो केवल एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने वाले व्यक्ति बन के रह जाते हैं, उनका डिसीजन मेकिंग में या फिर पॉलिसी मेकिंग में कोई रोल नहीं होता है। तो ऐसे में भी वाइल्ड लाइफ का जो कंजर्वेशन होता है वो थोड़ा कठिन होता है। फिर उसके बाद नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए फ्लड हो गया, फॉरेस्ट फायर हो गया, ड्राउट हो गया, इससे भी जो है हमारे वाइल्ड लाइफ को नुकसान होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इसका सलूशन क्या हो सकता है। सलूशन के रूप में सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द थिंग कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करिए, कैसे ग्राम सभा को आप स्ट्रांग करिए, जो और उसके साथ साथ जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 है उसको आप अच्छे से इम्प्लीमेंट कीजिए, जिससे लोगों का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित किया जा सके। फिर उसके बाद वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग्स, मतलब ये कि जो प्रोटेक्टेड एरिया है या फिर जो नेशनल पार्क है, बर्ड सेंचुरी है, अगर बहुत ही ज़रूरी है वहाँ से जाने के लिए तो ही वहाँ पे कुछ करिए, अदरवाइज उनको फ्रेगमेंट करिए ही नहीं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि अगर मान लीजिए कोई एक छोटा सा प्रोटेक्टेड एरिया यहाँ है और दूसरा छोटा सा प्रोटेक्टेड एरिया यहाँ पे है, तो वहाँ उनके दोनों के बीच में एक पासेज बनाइए ताकि यहाँ के एनिमल यहाँ पे मूव कर सकें और यहाँ के एनिमल यहाँ पे मूव कर सकें। ठीक है, इसको हम वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग बोलते हैं। तो उनका मूवमेंट जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा, और जितना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा उतना ज़्यादा उनके इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी आएगी। फिर उसके बाद प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज ऑल वेदर अप्रोच रोड्स, ब्रिजेस और पार्क, ये सब जो है आपको बनाने चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एंटी पोचिंग कैंप्स शुड बी रिकंस्ट्रक्टेड। एंटी पोचिंग के लिए हमको काम करना चाहिए, पोचिंग को रोकने के लिए एफर्ट डालना चाहिए। फिर उसके बाद पेट्रोलिंग एंड वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग शुड बी टेकन अपॉन प्रायोरिटी बेसिस। आप जो है लगातार पेट्रोलिंग करिए, लगातार मॉनिटरिंग करिए वाइल्ड लाइफ का। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद साइंटिफिक स्टडीज टू एसर्टेन द स्टेटस ऑफ द की स्पीसीज शुड बी अंडरटेकन विद द हेल्प ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। आप समय समय पर उसको मॉनिटरिंग करिए, उनकी काउंटिंग करिए, सेंसस करिए। ठीक है, साइंटिफिक मेथड से, ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे जाके करना है जिससे डिस्टर्बेंस और बढ़े, तो कोशिश करिए कि आप साइंटिफिक मेथड यूज करिए। उसके साथ चेंज इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज, ऐसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को आप फॉलो कीजिए जिसमें जो फॉरेस्ट एरिया है उसका कम से कम लॉस हो। उसके साथ प्लान्ड एंड मैनेज्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन किए बिना देखिए कल्याण नहीं है, हमारा विकास नहीं है, लेकिन हाँ उसको इस तरह से प्लान करिए, इस तरह से डिजाइन करिए ताकि कम से कम जो है
आपका फॉरेस्ट जो भी रिसोर्स है, जो वाइल्ड लाइफ है, उसका कम से कम नुकसान हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि गवर्नमेंट ने अभी तक क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। देखिए दोस्तों, ये प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट टाइगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ज़्यादातर स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट का उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में भी लागू होता है, तो उन सबको आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेशनल प्लान फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है। फिर उसके बाद नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ पार्क फॉर कंजर्वेशन ऑफ घड़ियाल एंड मगर। फिर उसके बाद टर्टाइज रिहेबिलिटेशन स्कीम, टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, ये उत्तर प्रदेश का है। फिर घड़ियाल रिप्रोडक्शन सेंटर, ये कहाँ पे है? कुकरेल लखनऊ में, और कतरनिया घाट बहराइच में। फिर इको डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये लास्ट वाले 3 जो हैं ये दोस्तों उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के हैं, और उसके ऊपर वाले हमने देखे सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट दोनों का लिखेंगे तो आपका आंसर थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो ये देखिए रट्टा मारने की चीज़ है, अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। और दोस्तों इसका जो PDF है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से जा करके आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों हमारा स्पीड थोड़ा सा बढ़ रहा है, थोड़ा सा तेज़ है, क्योंकि जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लेक्चर बड़ा हो रहा है। लेकिन दोस्तों ये एक ही लेक्चर है, इसमें हम सारी चीज़ें अगर हम कवर कर लेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। तो आगे बढ़ते हैं, मिनरल्स के बारे में देखते हैं। दोस्तों मिनरल्स में हमको बहुत ज़्यादा नहीं देखना है, हमको केवल मैप पे आप ये शो कर दीजिए कौन कौन से मिनरल कहाँ पे पाए जाते हैं। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की चांस नहीं है। हालांकि पिछली बार 2018 में पूछ भी लिया है, तो उसमें भी आप इतना ही लिख सकते हैं। जैसे गोल्ड आप लिख दीजिए, शारदा रामगंगा और शारदा रिवर के सैंड्स में मिलता है। फिर उसके बाद मार्बल सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में, कोल सिंगरौली सोनभद्र में, सैंड स्टोन सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में, सिलिका सैंड इलाहाबाद में, बॉक्साइट और जो बॉक्साइट है वो बांदा और चंदौली में, डायमंड जो है वो बांदा में है, यूरेनियम और कॉपर जो है ललितपुर में है। तो अगर इसके साथ साथ ये भी अगर आपको याद है कि वो प्रोडक्शन में या फिर रिजर्व में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, अगर आप उसको भी मेंशन कर देंगे तो ये मच इनफ होगा, बहुत ही पर्याप्त है, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। पिछली बार हमने देखा था कि 8 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद हमारा जो अगला रिसोर्स है वो है वाटर रिसोर्स का। और दोस्तों ये आज का हमारा आखिरी लेक्चर है। इसके बाद जो भी चीज़ें बचेंगी उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि लेक्चर ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर हम उत्तर प्रदेश में वाटर रिसोर्स की बात करें तो जो मेजर सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं? रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, मानसून रेनफॉल है। ठीक है, और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के टाइम पे जो थोड़ा बहुत बारिश हो जाती है वो हमारे लिए वाटर रिसोर्स है, वाटर का सोर्स है। उसके साथ साथ दोस्तों जो हमारा ग्राउंड वाटर है, ये अदर सोर्स है वाटर का, और जिससे यही इतना सोर्स होता है हर लोगों के लिए। तो उत्तर प्रदेश में ये सब सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन दोस्तों जो ग्राउंड वाटर है वो आप ईस्टर्न यूपी में देख लीजिए तो आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप वेस्टर्न क्षेत्र में बढ़ेंगे और जैसे जैसे आप बुंदेलखंड क्षेत्र में बढ़ेंगे तो ग्राउंड वाटर रिसोर्स वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कार्स से काफ़ी ज़्यादा डिप्लीट हो चुका है। तो वहाँ पे वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं। इसीलिए वहाँ पे आप देखिए कि एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी उतना ज़्यादा नहीं हो पाया है, क्योंकि वाटर रिसोर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, इवन डोमेस्टिक चीज़ों के लिए और उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी। ठीक है, टुडे अगर आप देखिए तो इवन इंटायर स्टेट इज़ फेसिंग वाटर स्कार्सिटी प्रॉब्लम, सो देयर इज अर्जेंट नीड ऑफ वाटर रिसोर्स कंजर्वेशन। आप केवल स्टेट की ही बात क्यों कर रहे हैं, आप पूरे देश की बात कर लीजिए कि वाटर जो रिसोर्स है वो काफ़ी तेज़ी से डिप्लीट हो रहा है और इसकी स्कार्सिटी हम फेस कर रहे हैं। तो उनका जो रिसोर्स है वो जो रिसोर्स है उसको कंजर्व करने की हमको आवश्यकता है। अब अगर हम देखें तो इसमें ये थोड़ा सा कंसेप्ट फैक्चुअल है। आप इसमें बता दीजिए कौन कौन से रिवर्स हैं कहाँ उत्तर प्रदेश में। फिर उसके बाद अगर लिखना चाहें तो उसके बाद लेक्स के बारे में आप लिख दीजिए, कुछ लेक्स का नाम लिख दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप इसको यहाँ पे देख के लिख सकते हैं अपने नोट्स में, या फिर आपके पास बहुत सारे सोर्स ऑलरेडी होंगे जहाँ पे आपने लिखा है। इसको अगर आप टाइम परमिट करता है, पेज परमिट करता है तो मेंशन कीजिए, अदरवाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा जो वाटर है उसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो वाटर कंजर्वेशन का हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है दोस्तों, उसका 2 मेन ऑब्जेक्टिव है। पहला कि हम उसका क्वालिटी इम्प्रूव करें, दूसरा उसका हम क्वांटिटी इम्प्रूव करें। कि मतलब हम पहले की क्वांटिटी को इम्प्रूव करें कि एक ऑप्टिमम लेवल पे जितना लोगों की ज़रूरत है उतना उनको मिलता रहे, और एक क्वालिटी मतलब अच्छा वाटर उनको मिलता रहे। उसके साथ साथ दोस्तों जो वाटर रिलेटेड रिस्क है, मतलब वाटर की कमी है, फ्लड है, ड्राउट है, ये सब चीज़ें हैं, उनको भी दूर करना हमारा जो है वाटर रिसोर्स कंजर्वेशन का एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब 3 जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं उसको हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम वाटर अवेलेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो हम
क्या कर सकते हैं। तो हमको एक मिक्स स्ट्रेटजी अपनाने की ज़रूरत है, जिसमें हम प्रोटेक्शन एंड रीस्टोरेशन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, जो नेचुरल चीज़ें हैं उसको हम प्रोटेक्ट करें और उसको कंजर्व करें। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट ज़्यादा होता है दोस्तों, तो क्या होता है कि जो रनिंग स्पीड होती है रेनफॉल के बाद, जो बारिश होती है, पानी की जो रनिंग स्पीड होती है वो कम हो जाती है, और जो इन्फिल्ट्रेशन होता है, आपका पानी नीचे जाता है, उसका रेट बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। उसके बाद जो ग्रास लैंड है सेम काम होता है, और जो वेटलैंड्स है उनका भी सेम काम होता है, ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करते हैं और सरफेस वाटर भी अवेलेबल करवाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा काम होना चाहिए वो हम यही होना चाहिए कि जो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम है उनको हम कंजर्व करें, उनको प्रोटेक्ट करें। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इंक्रीजिंग द ग्रीन कवर एविंग टू द सोर्स सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, हम ग्रीन कवर को बढ़ाएं, वापस से वही चीज़ है। फिर मैनेजिंग द राइपेरियन फॉरेस्ट बफर्स। राइपेरियन फॉरेस्ट बफर ऐसे होते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि अपर साइड में कोई फॉरेस्ट है जहाँ पे बारिश हो रही है और वो पानी बह करके कहीं और पे जा रहा है, किसी और फॉरेस्ट में जा रहा है, तो उनके बीच में एक हम छोटा और फॉरेस्ट बनाएं, या फिर कोई लैंड है वहाँ पे पानी बह के जा रहा है, या फिर कोई रिवर है वहाँ पे पानी बह के जा रहा है, तो उस फॉरेस्ट और इस जो रेन फॉल डेस्टिनेशन है उसके बीच में हम एक छोटा सा फॉरेस्ट बफर बनाएं, जहाँ पे रनिंग वाटर की स्पीड कम की जा सके और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जा सके। उसके बाद एडाप्शन ऑफ एफिशिएंट डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर। आप एग्रीकल्चर को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कीजिए, ऐसे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स का आप प्रोडक्शन कीजिए जिसमें कुछ जो होता है क्रॉप्स हों उसमें कम पानी की ज़रूरत हो, कुछ है जिसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत हो, तो हमको डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर करने की ज़रूरत है। उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग करिए, आप रूफ टॉप या फिर ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग कीजिए, पॉन्ड्स में हार्वेस्टिंग कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा रेन वाटर है उसको हम हार्वेस्ट करने की कोशिश करें। फिर उसके बाद अंडरटेक मैसिव सॉयल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन एफर्ट्स। आप ऐसे एफर्ट्स करिए जहाँ पे मॉइस्चर का लॉस कम हो सॉयल से। फिर उसके बाद स्टोरेज इन रिजर्वायर। रिजर्वायर्स का मतलब आप पॉन्ड ले लीजिए, लेक्स ले लीजिए, उसमें आप स्टोरेज बढ़वाइए। फिर वाटर बजटिंग करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके पास कितना वाटर है, आप कितना यूज कर रहे हैं, कितना रिचार्ज कर रहे हैं, इन सब का आप एक बजट रखिए अपने पास। उसके साथ साथ दोस्तों रिसाइकलिंग एंड रीयूज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप जितना हो सके उतना ज़्यादा वाटर को रीयूज कीजिए, और अगर वो प्रदूषित हो गया है तो उसको रिसाइकिल करके आप उसको सही करके ठीक करके आप उसको फिर से यूज करिए। तो ये हो गया अवेलेबिलिटी बढ़ाने का तरीका। अब हम देखते हैं कि हम वाटर की क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं ताकि उसमें कम पोल्यूशन हो। तो सबसे पहले इफेक्टिव लॉ इन्फोर्समेंट एंड स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस। आप ऐसे रूल्स बनाइए, रेगुलेशन पॉलिसीज़ बनाइए ताकि जो है लोगों को थोड़ी बहुत सज़ा दी जा सके जो कि पोल्यूशन करते हैं, पानी को गंदा करते हैं। फिर उसके बाद पोल्यूशन कंट्रोल जनरल पॉइंट है। फिर उसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट बिफोर द रिलीजिंग वाटर इन द बॉडी। मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री है जो कि पानी का बहुत ज़्यादा यूज करती है और पानी को पल्यूट भी करती है, तो उसको रिवर्स में रिलीज करने के पहले उसका हम ट्रीटमेंट कर दें। ठीक है, और वही दोस्तों वही वाला पॉइंट यहाँ पे भी है, तो आप उसको वहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एसटीपीज, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, एडाप्शन ऑफ बायो रिमेडिएशन टेक्निक्स। आप ये सब यूज करिए, किस चीज़ के लिए, वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि जो वाटर रिलेटेड रिस्क हैं उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंसिडरेबल एरिया ऑफ द स्टेट इज बीइंग, ये है कि जो मोस्ट ऑफ द एरिया है वहाँ पे क्या है, उत्तर प्रदेश में जैसे ईस्टर्न है, फ्लड आता है, लॉन्ग ड्राई स्पेल्स होता है, बारिश कम होती है, बहुत ज़्यादा दिन तक रुकी रहती है। फिर उसके बाद हेल्थ हैजार्ड है, तो आप इस सब चीज़ों को जो है ठीक कीजिए। उसके साथ साथ आप देखिए जो बुंदेलखंड एरिया है वहाँ पे ड्राउट की प्रॉब्लम होती है, तो इसको हमको सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट एक मेथड है जिसके हिसाब से, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जो है फ्लड कंट्रोल हो सकता है। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर आप अडॉप्ट कीजिए ताकि जो है क्लाइमेट में जिस तरह का चेंजेज हो उसी तरह से आपका एग्रीकल्चर हो। फिर उसके बाद प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट इनकम जनरेशन। ठीक है, केवल एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड ना हो, केवल इंडस्ट्री पे ही ना डिपेंड हो, आप जो है जो इनकम का सोर्स है उसको डाइवर्सिफाई कीजिए। फिर उसके बाद सस्टेनेबल लिवलीहुड कैन मिनिमाइज द रिस्क एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो जो भी आपका लिवलीहुड का मीन्स है, जो भी सोर्स है, आप उसको डाइवर्सिफाई कीजिए और सस्टेनेबल बनाइए, जिससे जो वाटर रिलेटेड रिस्क है उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो प्रभाव है उसको कम किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें देखते हैं, ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं। ट्रेडिशनली कैसे हम वाटर को कंजर्व करते थे।
और उसी को हम आज भी अगर अपने उसमें इनकॉर्पोरेट करें मैनेजिंग स्कीम में, मैनेजिंग प्रोग्राम में, तो कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था कि स्टेप वेल्स बनते थे, टैंक्स बनते थे, ठीक है, पॉन्ड्स बनते थे, और कई बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे पॉन्ड्स या फिर वेल्स जो कि वर्ल्ड हेरिटेज भी हैं। तो आज भी हमको उस तरह की चीज़ें करने की आवश्यकता है। इवन देखिए गवर्नमेंट मनरेगा के थ्रू बहुत सारे तालाब बनवा भी रही है। तो इससे क्या है कि ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा और सरफेस वाटर भी अवेलेबल होगा। उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ डांसेज एंड सॉन्ग्स, बहुत सारे आप एंशिएंट पीरियड में भी देखिए और अभी भी आप देखिए तो कल्चरली बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा ना कि पानी को लेकर के लोग डांस करते हैं, सॉन्ग्स बनाते हैं। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ द वाटर रिचुअल्स, बहुत सारे ऐसे वाटर के लिए रिचुअल्स होते हैं, वो किया जाता है। जैसे आप वाटर बॉडी की पूजा की जाती है, तालाबों की पूजा की जाती है, जल यात्रा निकाला जाता है भगवत पूजा के टाइम पे, उसके बाद जल यज्ञ भी किया जाता है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि वाटर को लेकर के लोगों की सिंसियरिटी बढ़ती थी, वो उसके लिए कंसर्न होते थे और उसकी सुरक्षा करते थे। भगवान मानते हैं, गंगा माँ कहा जाता है पानी को। तो अगर इन सब चीज़ों को भी हम देखें ना, तो ट्रेडिशनली भी क्या होता है कि वाटर को कंजर्व करने की कोशिश किया जाता है, ठीक है। और उसी चीज़ को अगर आज भी हम इनकरेज करें उन सब चीज़ों को, तो हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, सैक्रेड एस्पेक्ट्स, वही हमने बताया कि पानी को जो है देवी माना जाता है, वो या फिर उनको भगवान का दर्जा दिया गया है। तो ये उसके सैक्रेड एस्पेक्ट्स हैं। अगर इसको भी बढ़ावा दिया जाएगा, लोगों के अंदर इस चीज़ की फीलिंग होगी, तो क्या होगा कि जो वाटर रिसोर्स है उसको कंजर्व किया जा सकता है। और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कम्युनिटी ओनरशिप। आप जो है ना वाटर, जैसे मान लीजिए कि क्या होता है कि ग्राउंड वाटर का दोहन बहुत तेज़ी से हो रहा है। लोग अपने अपने फील्ड में क्या किए हैं कि एक एक ट्यूबवेल लगा के अपना अपना फील्ड का सिंचाई कर रहे हैं। ऐसे में वाटर का जो डिप्लीशन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। अगर इस कंडीशन को ठीक करना है तो आप क्या करिए कि एक कम्युनिटी ओनरशिप का प्रोग्राम करिए, कम्युनिटी ओनरशिप टाइप का कुछ व्यवस्था कीजिए, जिससे क्या हो कि जो भी लैंड है वहाँ पे जो भी वाटर है, नीचे जितना भी वाटर है उस पर सबका अधिकार हो। ऐसा नहीं है कि जिसका खेत है उसके नीचे जो वाटर है उसी का अधिकार हो, बल्कि उसके नीचे जो भी वाटर है उस पर सबका अधिकार हो, पूरी कम्युनिटी का अधिकार हो। ऐसे में क्या होगा कि अगर कोई ज़्यादा दोहन कर रहा है या फिर अननेसेसरीली यूज कर रहा है, तो लोग उसको मना करेंगे और आपस में ही लोकल लेवल पे ही, एकदम इनिशियल लेवल पे ही वाटर कंजर्वेशन किया जा सकता है। दोस्तों सॉरी फॉर दैट कि लेक्चर आज बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन चूँकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो इसलिए हमको कंप्लीट भी करना है। फिर भी दोस्तों हम देखते हैं कि जो आज हमने कंप्लीट किया है वो है हमारा ह्यूमन रिसोर्स का, नेचुरल रिसोर्स का। देखिए दोस्तों, क्लाइमेट, सॉयल और सोर्सेज ऑफ इरीगेशन, ये 3 टॉपिक बचा हुआ है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो दोस्तों एग्रीकल्चर पे है। तो एग्रीकल्चर जब हम कर रहे होंगे तो उसी में हम क्लाइमेट, सॉयल और सोर्स ऑफ इरीगेशन हम कर लेंगे। 3 टॉपिक हमारा बचा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और यहीं पे हम कंक्लूड करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। और आपका कोई कंसर्न अगर है और कोई रिकमेंडेशन है, आपकी अपेक्षाएं हैं क्या हैं, आप चाहते क्या हैं, किस तरह का लेक्चर हो, या फिर आप कौन से मटेरियल या कुछ और इंक्लूड करना चाहते हैं, वो भी आप अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।